चलिए सभी को जोहार, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे जेपीएससी मेंस पेपर 6 का जो एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे 11 to 13 जेपीएससी में। तो इस 20 प्रश्नों का चर्चा आज हम लोग करेंगे। इसके पिछले के सेशन में हम लोग 6 जेपीएससी और 7 to 10 जेपीएससी तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि अ साइक्लिस्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। ही कंप्लीट्स 2 रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पर, इस सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितना है, चलिए अब सही है। देखिए इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है, तो ये हो गया सेंटर और इसका रेडियस कितना है 10 मीटर। इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस है 10 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और एक साइकिल सवार व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है ए से, और ये चलते 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 सर्कुलर ट्रैक पर कितना चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर। तो इस प्रकार से ये 2 चक्कर को पूरा लगाया। तो हमसे कह रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर एवरेज वेलोसिटी को हम निकालें तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या देखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमको क्या देखना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई जो हमारा टोटल टाइम लगा। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, 0। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 चक्कर चलने के बाद, जैसे अगर कोई ये साइक्लिस्ट अगर ए से चला है तो 2 चक्कर के बाद पुनः ए पर ही पहुँच गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। यही कारण है कि इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी measured in CGS unit has a value of 72 dyne per centimeter, तो द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन SI यूनिट इज। देखिए सिंपल सा बात है कि यहाँ पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू किस में दिया है, CGS सिस्टम में दिया है, ठीक है ना। तो CGS सिस्टम में वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। और हमसे किस में पूछ रहा है, हमसे SI सिस्टम में पूछ रहा है। तो SI सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये तो 72 रहेगा, और SI सिस्टम में डाइन को किस में कन्वर्ट करना होगा, न्यूटन में। तो आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। तो अगर हम 1 डाइन की बात करें तो 1 डाइन का मतलब 10 का पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर डाइन की जगह पर लिखेंगे इंटू, डाइन की जगह पर लिखेंगे 10 का पावर -5 न्यूटन, और बाई, आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 10 का पावर 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10 का पावर -2 मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 का पावर -2 मीटर। और जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं 72 गुना में ये 10 3 घट, जब ये पावर ऊपर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर कितना बचेगा, -3 और न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसी को आप लिख सकते हैं 0.072 न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.072 न्यूटन मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ईच ऑफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इज डबल्ड
देन द यूनिट ऑफ वर्क विल बी। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम आपसे बोले कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वर्क, तो वर्क का डायमेंशन होता है, देखिए अगर सिंपली, चलिए यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क कि वर्क जो है इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका बीमीय सूत्र होता है M/L/T-2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं M/L/2 और डिवाइडेड बाई T का पावर -2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास, लेंथ और टाइम सब क्या हो गया, डबल। तो अब जो है अगर हम नया वर्क निकालें तो हम यहाँ से लिख देते हैं W'। तो मास हो गया डबल यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मास, इनटू लेंथ हो गया डबल यानी कि अब 2L का स्क्वायर, और टाइम हो गया डबल यानी कि 2T का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2M इंटू ये हो जाएगा 4L स्क्वायर और अपॉन में 4T स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा। अब इसको अगर आप ऊपर अरेंज करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ M L का पावर 2 और ये ऊपर जाएगा तो T का पावर कितना हो जाएगा, तो T का पावर -2। तो देखिए पहले कितना था, पहले था M/L/T-2, अब कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ M/L/T-2 यानी कि डबल हो गया। सिंपल सी बात, ये डबल हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षक स्थिरांक जी एक उदाहरण है। तो सबसे पहले देखिए कि जी का वैल्यू क्या होता है। तो जी के अगर वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये होता है जी का वैल्यू। तो पहले कहता है कि नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, तो ये तो गलत बात हो गया, आखिर जब इसका यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिक कांस्टेंट, मतलब सिर्फ नंबर है और इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, तो ये भी गलत। अब क्वांटिटी विदाउट डायमेंशन, यूनिट है तो डायमेंशन होगा, तो सही उत्तर क्या है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट। अच्छा, अगर कभी अगर आपसे भविष्य में इनकेस अगर इसका डायमेंशन पूछ ले, जी का अगर डायमेंशन पूछ ले, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, तो न्यूटन यानी कि फोर्स M/L/T-2 मीटर स्क्वायर यानी कि L का पावर 2 और kg स्क्वायर यानी कि M का पावर -2। तो सिंपल यहाँ पर एक पावर घट जाएगा तो M का पावर -1, L का पावर 3 और T का पावर -2। तो ये हो जाएगा डायमेंशन किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड, यानी कि वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन कहलाते हैं। तो याद रखेंगे इसको हम लोग होलेंड्रिक जीन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ, कौन सी वस्तु माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित होती है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सबसे पहले हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एटीपी के रूप में बात करें कितना, तो 38 एटीपी एनर्जी यहाँ से निकलती है। तो ये एटीपी को स्टोर भी करता है। ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी के रूप में एनर्जी निकलता है, तो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटीपी, यानी कि कौन सी वस्तु माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित रहती है, तो एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनक्रियाज सीक्रेट फिल इन द ब्लैंक्स हार्मोन्स। देखिए पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी का जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करता है। तो यहाँ से इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकलता है। तो यहाँ से ग्लूकागोन भी निकलेगा, इंसुलिन भी निकलेगा। बाकी ये जो है ये सब आपके पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरॉयड हार्मोन क्या है। तो स्टेरॉयड हार्मोन एक प्रकार का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। एक प्रकार का कैसा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इज सिचुएटेड एट, यानी कृषि विज्ञान केंद्र किस स्तर पर अवस्थित होता है, तो ये जिला स्तर पर होगा, ये जिला स्तर पर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल संरक्षण का संरचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोभा, है ना। स्प्रिंकलर भी नहीं, ड्रिप भी नहीं, ट्यूबवेल भी नहीं, डोभा। डोभा क्या होता है, झारखंड में देखिएगा तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे आहर वगैरह होता है या फिर अपने आसपास के इलाकों में गड्ढा खोद देते हैं जिसमें बरसात का जल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे भविष्य में वो लोग सिंचाई वगैरह करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका 6 JPSC में आया हुआ था कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ नीम। ये रिपीट किया है क्वेश्चन। तो नीम का यूज टिम्बर के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी हम लोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल लाइम इज जनरली एडेड टू इन्हांस द एग्रीकल्चर। देखिए, किस अधिक कृषि उत्पादक के लिए आमतौर पर निम्न में से किस तरह की मिट्टी में चूना डाला जाता है? तो जो एसिडिक हो जाएगा उसी में हम लोग चूना डाल करके इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉइल, यानी कि अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 1981 में पारित किया गया, 1981 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है कि ओजोन होल इज प्रेजेंट, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? आप सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो इसको अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, यानी कि वनों की कटाई के कारण होता है, क्या होता है? तो सॉइल इरोजन भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, सॉइल प्रोटेक्शन नहीं। वनों की कटाई के कारण मृदा क्षरण भी होती है और भूमंडलीय उष्मीकरण भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ करेक्ट। नेक्स्ट है, एनर्जी फर्स्ट इंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू। तो इकोसिस्टम में एनर्जी इंटर करेगा आउटोट्रॉप्स के माध्यम से, यानी कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश स्वपोषी से होगा, पेड़ पौधे, यानी जिनको आप प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक रोग कैसे होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होगा। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम कारण। नेक्स्ट, रिसेंटली, हालांकि ये करंट से जोड़ करके पूछा था क्वेश्चन उस समय, रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड विच मून मिशन, है ना। ये 14 JPSC के समय, ये 13 JPSC तक के समय का ये क्वेश्चन था और उसमें चर्चा में था चंद्रयान 3। और अभी भी जो हमारा जो आखिरी है ये कौन सा है, चंद्रयान 3 ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसैट 3DR सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड फॉर, इनसैट 3DR उपग्रह का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसको किया गया है वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम पूर्वानुमान के उद्देश्य से। और आखिरी क्वेश्चन, एड्स इज काउज्ड बाय, यानी कि एड्स किसके द्वारा होता है? RNA वायरस के द्वारा, प्लाज्मोडियम, DNA वायरस, मॉस्किटो। तो एड्स जो है ये RNA वायरस के कारण होता है। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग 20 प्रश्नों को देखें और यहीं पर सेशन को हम लोग करेंगे समाप्त। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।